हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का हम लोग टेस्ट लगाएंगे। डेली क्लासें आपकी यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की दी जा रही हैं, जो कि प्योर आपका ग्रामीण परिवेश होता है। जो बच्चे नए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में लगभग आपको 100 से ज़्यादा पार्ट मिल जाएंगे, जो कि ग्रामीण परिवेश की थ्योरी और आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, साथ में यूपी जी के और हिंदी की भी टेस्ट पेपर आपके करवाए गए हैं, तो उनको भी कर सकते हैं। ये आपका नया बैच है, इसलिए आप डेली की डेली क्लासें ले सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर आज पढ़ना है हम लोगों को राजस्व लेखपाल एवं भूमापन विधियाँ, जिसमें से आपका पहले प्रश्न का जवाब दिख रहा है, लेकिन सभी का नहीं दिखेगा। परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप अपने दिमाग का प्रयोग जरूर लगाइएगा। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है, जो कि 44 नंबर से स्टार्ट है कि जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। याद रखिएगा, अगर आप जरीब सर्वेक्षण से यहाँ पर कह सकते हैं कि माप कर रहे हैं या नाप कर रहे हैं, तो अगर उसे हम लोग त्रिभुजाकार में कर दें, याद रखिए ज्यामितीय आकृति को हम लोग त्रिभुजाकार में कर दें, तो आपका जो क्षेत्र होगा उसे नापने में आसानी होगी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है कि 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आपका यहाँ पर कह सकते हैं 10,000 वर्ग मीटर होता है। जो लोग कह सकते हैं ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, हेक्टेयर क्या है, एकड़ क्या है, वो लोग प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बोर्ड के माध्यम से हमने पढ़ाया है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 1 एकड़ में कितना बीघा या कह सकते हैं कच्चा रकबा होता है। याद रखिएगा, जो बीघा की माप होती है वो दो प्रकार से, एक कह सकते हैं पक्का बीघा होता है, एक कच्चा बीघा होता है। अंग्रेजों के समय जो आपके जमींदार होते थे, तो उनमें कह सकते हैं इन मापों का प्रयोग होता था, कच्ची माप, पक्की माप, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हर जगह का बीघा क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम आपको 3-4 बीघे के आपको बता देते हैं। जैसे आपका 1 एकड़ में आपका कह सकते हैं 5 बीघा भी होता है, 1 एकड़ में आपकी 4 बीघा भी होता है, 1 एकड़ में 3.63 भी बीघा होता है, 1 एकड़ में 1.56 होता है, 1 बीघा में 2.5 होता है। और स्टैंडर्ड जो आपका होता है, स्टैंडर्ड बीघा, वो आपका होता है 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। ये स्टैंडर्ड बीघा है, ठीक है। तो हर राज्यों का, हर जगह का आपका अलग अलग होता है। ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। तो आपको 5 से ऊपर तो हमने नहीं बताया है ना, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका 5 बीघा होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि स्टैंडर्ड बीघा कितना होता है 1 एकड़ में, तो याद रखिए, एक बताइएगा कि 1.6 बीघा होता है 1 एकड़ में। ये आपका स्टैंडर्ड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में आती है। मतलब देखिए, जो आपकी भूमि सुधार से संबंधित संविधान में आपकी अनुसूचियाँ तैयार की गई हैं, तो उसमें से 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि ये जो विषय है वो आपके कहाँ से है। तो याद रखिएगा, भूमि सुधार है, और भूमि सुधार होगा तो आपके कहाँ से होगा? राज्य से। भूमि का जो आपका कह सकते हैं जो भी क्रिया होती है वो आपके राज्य सूची में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 के बी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर जो आपका 31 का बी है, देखिए आपने पढ़ा होगा 31 आपका क्या था? जो आपके कह सकते हैं जो आपका संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया है, तो उसका जो पार्ट आपका है 31 का बी, इससे संबंधित पूछा गया है कि क्या सही है, क्या नहीं सही है। यहाँ पर देखते हैं, तो पहला पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31 फर्स्ट के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को अधिमान्य किए जाने से संबंधित है। दूसरा दिया है भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित है। अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाए से संबंधित है। अर्थात यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों पॉइंट है बिल्कुल आपके सही हैं। याद रखिएगा कि ये सब आप ग्रामीण परिवेश में ही पढ़ रहे हैं, जो भी रिलेटेड आपका होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है।
आपने चकबंदी पढ़ा था। हमने आपको बताया था चकबंदी होती क्या है। तो चकबंदी क्या होती है कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ये आपको कोई आपका चिंटू मिंटू हैं, इनके कह सकते हैं काफ़ी खेत हैं, लेकिन एक खेत आपका इतनी दूर है, एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर, एक खेत ये है, थोड़े थोड़े आपके खेत हैं। तो इनको क्या करते हैं, जब चकबंदी होती है तो इन चारों खेतों को एक जगह ले आते हैं, एक पास में ले आते हैं, खेत का आकार बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है, दूर दूर जो आपके खेत होते हैं ना उनको एक में करना, यही आपकी चकबंदी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों को एक बड़े समूह में ले आकर कह सकते हैं, इसे हम लोग चकबंदी कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए चकबंदी में यहाँ पर हम लोग किसको नहीं लेते हैं, तो याद रखिएगा 49 का जवाब जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा डी। अर्थात जब चकबंदी होती है तो कोई स्थायी चारागाह हो या आपका कोई बाग हो या शमशान या कब्रिस्तान हो, उसको हम लोग चकबंदी में नहीं लेते हैं। उनका स्थान फिक्स होता है, उन पर अधिकार किसी का नहीं हो सकता है, उनको चकबंदी के अंतर्गत हम लोग एक में नहीं मिला सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में संपत्ति का अधिकार एक है, कैसा है। हमने बताया था कि आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया है और ये अब आपका बन गया है विधिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, विधिक अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली, तो याद रखिएगा ये मिली थी आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है। हम आपको यहाँ पर यंत्र पढ़ाएंगे एक स्पेशल वीडियो में, जहाँ पर आपको यंत्र दिखाएंगे और उसमें लगे हुए स्क्रू बताएंगे, ठीक है, और सभी मापन प्रणाली आपको बता देंगे। तो यहाँ पर याद रखिए जो डंपी लेवल होता है उसमें से स्क्रू की संख्या 3 से 5 होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 5 होती है। तो ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। चकबंदी का उद्देश्य नहीं है, तो पहला पॉइंट है कि कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट आपका कह रहा है कि कृषि जोतों का अपखंडन अर्थात दूर दूर बिखरना, ये तो बात नहीं है चकबंदी में, उनको और पास में लाया जाता है। दूसरा है कि जोतों का उपविभाजन रोकना, ये भी बात सही है। तीसरा है कि बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि चकबंदी में इसे हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और डी है कि कृषकों को अलग अलग खेती को एक स्थान पर एकत्रित करना। तो ये 3 पॉइंट सही हैं, लेकिन सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमने बता दिया है कि अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपको ग्रामीण परिवेश, यूपीजी के, हिंदी और सामान्य अध्ययन, इनमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम आपको धुरंधर बना देंगे और पूरे के पूरे नंबर लाने का प्रयास करेंगे कि आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएं। यहाँ पर दिया है कि ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु कहलाता है, ये आपके मैप में ही मिलेगा। तो ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका बेंचमार्क। क्या कहलाता है? बेंचमार्क कहलाता है। ये टॉपिक आपको पढ़ा देंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें कंप्लीट होंगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? भूधारण प्रणाली, तो याद रखिएगा कि ये जो आपकी प्रणाली थी ये चलाया था आपके टॉमस मुनरो ने चलाया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो चलाई थी वो किसने चलाया था, तो ये किसने चलाया था? तो आपके ऑप्शन ए टॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान जो दिया है वो आपकी किसने? तो याद रखिए आपके यहाँ पर एक हमने आपको बताया था कि 73वां संशोधन हुआ था, ठीक है। 73वां संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर किया गया। उसके तहत 1/3 स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। इससे क्या हुआ? ग्रामीण के समाज में विकास आ गया, बहुत ज़्यादा आया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर, कि संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का महिलाओं का लिए जो आरक्षण हुआ, इससे क्या हुआ कि गांव का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है। याद रखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी जो इकाई है आपके भू अर्थात खेत को मापने के लिए, जमीन को मापने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो आपकी इकाई कौन सी है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, जो आपकी हेक्टेयर है। ठीक है, हेक्टेयर जो आपकी है वो अंतर्राष्ट्रीय है, अर्थात हर जगह इसी से माप होती है। मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग इसके पैमाने नहीं होते हैं। लेकिन अभी हमने बताया बीघा बहुत होते हैं, कई प्रकार के, हमने 5-6 प्रकार को बताया भी था। एकड़ भी आपके चेंज होते हैं और आपके किलो भी चेंज रहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है एक फिक्स चीज़ होती है, तो आपकी हेक्टेयर होती है। ये पॉइंट आपको याद रहेगा, उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था। देखिए, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन में जो आपका प्रयोग किया जाता था ये किसका, तो याद रखिए ये आपका है जरीब। ठीक है, कौन आपका है, तो आपका जरीब है। इसलिए आपको जरीब को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, हमने आपको जरीब के बारे में भी काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था कि जरीब क्या होती है। थ्योरी वाला अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो थ्योरी वाला आप पार्ट जरूर देखना। ठीक है, जरीब के बारे हमने वहाँ पर आपको बताया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर आपके कार्नवालिस ने। किसने किया था, कार्नवालिस ने किया था। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। आपकी चेन है और चेन को यहाँ पर कह सकते हैं कि चेन के भी हमने एक प्रकार बताया था। तो यहाँ पर जो आपकी चेन है यह आपकी कितने के बराबर होती है, तो यहाँ पर 60 का ऑप्शन राइट सही हो जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पर याद रखिएगा कि चेन जो आपकी 66 फुट की भी होती है, 22 गज की भी होती है, 100 कड़ियों के बराबर भी होती है। तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जो पारंपरिक मापन के लिए आपकी चेन होती है वो आपकी ये सभी हो जाएंगी डी नंबर। ठीक है, एक वीडियो से ही आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम पास नहीं कराते हैं, एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न करा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस कोर्स को आप 2-3 बार पढ़ लें। जितना टाइम हो उतनी बार ज़्यादा पढ़ लें और जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा आपको ज्ञान होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। याद रखिए भूमि सुधार मापन के लिए सबसे पहले जो आपका हुआ था ये जो आपकी थी ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन को यहाँ पर कह सकते हैं सबसे पहले खत्म किया गया, जिससे यहाँ पर कह सकते हैं भूमि सुधार में आपका परिवर्तन आया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है। लंबाई के मापने में हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पर करम का भी करते हैं, जरीब का भी करते हैं और पोल का भी करते हैं, लेकिन रूढ़ का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, रूढ़ का प्रयोग हम लोग लंबाई मापने में नहीं करते हैं। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में दिया गया है। अभी हमने बताया था कि भूमि सुधार और भूमि से संबंधित है तो आपकी ये कह सकते हैं राज्य सूची में होगा। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, 63 का ए नंबर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। चकबंदी का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका देखो पहला पॉइंट है कि कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। ये देखो हमने आपको बताया था। जोतों का उपविभाजन रोकना, मतलब उनके टुकड़े ना हो पाए, इनको रोकना। कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, मतलब जो खंड हो गए उनको और खंडित करना। ये भी आप कह सकते हैं कि इसको रोका जाए, इससे भी चकबंदी का उद्देश्य होता है। यहाँ पर दिया बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये चकबंदी में नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। देखो दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है तो आपको रट गया है, और उम्मीद है कि अगर ऐसे प्रश्न आप पढ़ लेंगे 2-3 बार तो आपको 100% रट जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है। अभी चैन के हमने प्रकार बताया था कि चैन जो आपकी होती है वो आपकी कह सकते हैं कई माप की होती है। 66 फुट की होती है, 22 गज की होती है, 100 कड़ियों की होती है ना। यहाँ पर जो 66 फीट की आपकी है
वो आपकी कह सकते हैं कि जो चेन है इसे हम लोग बोलते हैं गंटर चेन। क्या बोलते हैं इसे? गंटर चेन बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि गंटर चेन की जो आपकी लंबाई होती है तो कितनी, तो आपकी 66 फीट होती है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था? तो भूमि सुधार से आपको जो फायदा हुआ ये कह सकते हैं जो आपका ये संविधान संशोधन हुआ था। तो याद रखिए जो आपका पहला संशोधन हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, कि सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो भूमि सुधारों से हुआ था, जो कि 1951 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? भूमि सुधार यहाँ पर देखते हैं, पहला पॉइंट दिया है कि मध्यस्थों का उन्मूलन करना, बिल्कुल बात सही है। काश्तकारी का सुधार करना, ठीक है, जो बीच में बिचवानी होते हैं ना, इनको हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन मिलेगा। तीसरा आपका है कि भू जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, ये भी बात सही है। और भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का विस्तरण, अर्थात ये भी सही है। तो याद रखिए भूमि सुधार अगर करना है तो ये सभी प्रक्रियाएं हम लोग लगा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? हमने आपको मैप बताया था, है ना, वहाँ पर बताया भी है। तो याद रखिए एक बिस्वा, तो देखा जाए तो आपका जो एक बिस्वा है, और अगर बीघे की बात करते हैं तो ये बिस्वांशी दिया है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 68 का, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 20 बिस्वांशी होता है। ठीक है, 20 बिस्वांशी होता है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का। देखो एक ये भी माप होती है प्लेन टेबल की, जो कि माप होती है पटल सर्वेक्षण। तो ये जो आपकी कह सकते हैं कि पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का कौन सा? तो ये जो आपका दिक् स्थापन होता है। ठीक है, दिक् स्थापन होता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जो नए प्रश्न है उनको आप लिख लीजिए और किताब में देखिएगा, या हम आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे तब ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दिक् विस्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त होती है, या मुक्त विधि आपकी कहलाती है? तो यह आपको होती है पश्चावलोकन विधि। ठीक है, पश्चावलोकन विधि। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित आपका पूछा है, और जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका ए दिया है भूदान आंदोलन, और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके थे, है ना, भूदान आंदोलन ज्योतिबा फूले, और यहाँ पर दिया है चिपको आंदोलन, यहाँ पर विनोबा भावे थे। ठीक है, भूदान आंदोलन से विनोबा भावे। यहाँ पर देखो चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन जो आपका था उत्तराखंड के चमोली जिले में चालू किया गया था। ये पेड़ों के संरक्षण से था। ठीक है, ये आपके पेड़ों के संरक्षण से था, तो इसको तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? भूदान आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे यहाँ पर जुड़े हैं इनसे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में, मतलब कह सकते हैं हाल ही में प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर हाल ही में जो आपकी है इन चारों ऑप्शन में, तो 72 क्वेश्चन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें संसद के अंडर में लगभग 2-3 गांव दिए जाते हैं, जो कि उनकी निगरानी के लिए दिए जाते हैं। 3 पर आपको अधिकार है, इनको अच्छे से चलाना है, मतलब उनकी देख रेख करना है। उनकी जो ज़रूरतें होंगी रोड वगैरह, तो उनसे क्या होता है कि हर एक बायोडाटा तैयार होता है, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा गांव का डेवलपमेंट हो जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो तुरंत उसका बायोडाटा लिख लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि ये संसद के अधीन कर दिए जाते हैं उनके विकास के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर आपका असत्य है, और हमने बताया था कि एग्जाम में गलतियाँ हो जाती हैं, काफ़ी बच्चों से हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, और हमसे भी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब बार बार ये दिक्कतें आती हैं तो उस पर हम फोकस कर लेते हैं कि नहीं भैया दिक्कतें तो आ रही हैं, और इस समय एग्जामिनर जो होता है ऐसी चीज़ें बोल लाता है। तो यहाँ पर याद रखिए 73 का जवाब जो आपका दिया है नहीं शब्द, मतलब असत्य शब्द दिया है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है कि भूदान में कह रहा है कि यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही
भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों में वितरित कर दिया। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, ये कह सकते हैं आपके भू आंदोलन में नहीं शामिल है। शामिल क्या है तो देख लीजिए बी नंबर कि यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के आपके पोचमपल्ली गांव में 1951 में प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही है। अगला है कि यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये भी सही है। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से वैसी भूमिहीनों को दान में दिया था। देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वेच्छा से लोगों ने भूमि यहाँ पर कह सकते हैं दान दिया था। तो आपका फर्स्ट नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि एयर मापन की एक इकाई है जिसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। एयर मापन, भैया एयर मापन की अगर माप की बात करें तो ये जो आपका होता है आपका कह सकते हैं जो आपका क्षेत्रफल है इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है। 1 एकड़ के बराबर आपका कौन सा है यहाँ पर। तो 1 एकड़ के हमने आपको बताया था कि एकड़ भी आपके कई प्रकार के होते हैं, है ना। ये इस प्रकार से जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमने बताया था कौन सा कि 1 एकड़ बराबर 3.63 और इसके बाद 1 एकड़ बराबर इतना। तो इनमें से कह सकते हैं 48,000 जो आपका लगभग होता है उसमें से भाग दे दिया जाता है तो आंसर आपका निकल आता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं ये आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हैं जो कि कह सकते हैं 1 एकड़ के बराबर हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। तो ये जो आपकी व्यवस्था चलाई गई थी कौन सी, ऑप्शन बी जो आपकी महलवाड़ी व्यवस्था थी इसमें से कह सकते ग्राम समुदाय का संयुक्त महत्व आपका होता है, स्वामित्व वही आपका कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके। अगर दाएं विचलन है और इस कोण को सीधा किया जाए तो इस उपकरण को हम लोग सेट कर देंगे तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन, फर्स्ट नंबर पिछले स्टेशन या शून्य पर। यह आपके लिए नया क्वेश्चन आपका है। अगला है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। तो ग्रामीण अवस्थापन, ठीक है, तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है जो कि आप कह सकते हैं आपके नाबार्ड द्वारा कई बार बताया गया है कि नाबार्ड का जो आपका है ये ग्रामीण क्षेत्रों को काफ़ी अच्छे डेवलप कर रहा है। जो आपकी लघु इकाइयाँ हो रही हैं उनको भी डेवलप करने के लिए नाबार्ड आपको कह सकते हैं स्थापित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की पहली आपकी कड़ी कौन सी है। तो बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य से संबंधित जो आपकी कड़ी जुड़ी है वो आपकी कौन सी है। तो 79 को ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर आशा। ठीक है, कौन सी है, आशा है। तो कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले आपकी कड़ी कौन आती हैं, तो आपकी आशा होती हैं। आपके गांव में होंगे, आपने सुना भी होगा आशा बहू। ठीक है, अगले प्रश्न आपका दिया है आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिए आशा होती क्या है। तो आशा एक डॉक्टर नहीं होती हैं, ये एक प्रकार से समाज की कार्यकर्ता होती हैं जो कि स्वास्थ्य के प्रति होती हैं। तो आशा का संबंध किससे है, एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इनको कह सकते हैं कि जो आशा होते हैं इनको कहीं हम लोग सर्जन डॉक्टर नहीं बोलते हैं, ये समाज के लिए बनाए जाते हैं, समाज सेवा के होते हैं जो कि स्वास्थ्य संबंधित देख लेख बायोडाटा इकट्ठा करना गाँव का, ये इन्हीं के अंडर में आ जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लाट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 81 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब फर्स्ट हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। 81 का ऑप्शन आपका पूछा है तो आपका यहाँ पर आपका कह सकते हैं विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण हो जाएगा। और अगला पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ पर कि लेवल यंत्र से स्टाफ पाठांकन पढ़ना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए, तो ऊपर से नीचे की ओर। और अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापने में किया जाता है। याद रखिएगा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ऐसी जगह यहाँ पर जो भूमि क्षेत्र का मापन करते हैं
इसके मापने की जो इकाई है वो आपकी कौन सी है? तो 83 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। इसे बोलते हैं मुरब्बा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? मुरब्बा। और याद रखिए मुरब्बा खाने वाला अचार नहीं है। ठीक है, ये खाने वाला अचार नहीं है, एक मापन पैमाना आपका है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? यहाँ पर देखो नहीं शब्द दिया है, और अभी हमने आपको बताया भी था कि एकड़, कैनाल, अंकनम ये होती है, लेकिन करम नहीं होता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा करम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस प्रश्न का जवाब देखेंगे और आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है।